लोगों को बहुत मुबारक हो और ये साल तुम लोगों के जीवन में खूब खुशहाली लाए। तुम सब खूब मेहनत करो और मेहनत करके इस हद तक मेहनत कर लो कि अपनी नौकरी पा जाओ इस साल। यही मेरी दुआ है। 2023 तुम लोगों के लिए लकी हो और इस साल जो जो मेहनत करे पढ़े उस सबके घर में नौकरी चली जाए, ठीक है। पर सिर्फ पढ़ने वालों के, जो बस हंसने और मजमस्ती करने आते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए नौकरी, सिर्फ उनको मिले जो मेहनत करते हैं। चलो, एक हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। हिस्ट्री के हमने एंशियंट का इंपॉर्टेंट सारा पार्ट पढ़ लिया था। अब एक बार बोर्ड पे देखो, 3 पार्ट्स हिस्ट्री के हैं। एक को बोलते हैं एंशियंट, एक को बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री और एक को बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब शांति से समझना तुम्हें पढ़ना क्या है। एंशियंट स्टार्ट होती है जो एग्जाम में आती है हड़प्पा से। इसमें आता है हड़प्पा, फिर आता है वैदिक काल, फिर आता है महाजनपद काल। इस महाजनपद में 2 धर्म आ जाते हैं, बौद्ध और जैन। इस महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मगध, जिसमें 3 वंश आपने पढ़े थे, ह शी न मतलब नंद वंश, जिसके धनानंद ने बेइज्जती की थी गुरु की, चाणक्य। उन्होंने बदला लिया, एक नया पूरा एक सिस्टम नया बना दिया। कौन लोग? मौर्य। तो मौर्य इंडिया के पहले राजा। लेकिन मौर्य में 3 लोगों का नाम ही लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक ने अपना धर्म छोड़ दिया, क्षत्रिय धर्म, और उसने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना के और प्रचार प्रसार और 84,000 स्तूप और स्तंभ और पता नहीं क्या क्या लिखवाता रहा, बहुत खर्चा किया। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा मौर्य तो खत्म हो गए, क्योंकि अपना कर्म जो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। मौर्यों के बाद छुटपुट बाहर के लोग आए, उनका नाम नहीं लेते, उन्हें कहते हैं भैया ये मौर्योत्तर काल था, जिसमें कुषाण आएंगे, जिसमें शुंग आएंगे, जिसमें सातवाहन आएंगे, जिसमें आपके इस तरह के छुटपुट शक वगैरह भी आएंगे। फिर इनके बाद एक और आपके देश में बहुत ताकतवर हुए, जिनके बाप दादा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। क्या नाम? उनका 5 नाम पढ़े थे। पहला श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर मेन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। याद होंगे ना ये सारे। इनमें से किसी ने हूणों का आक्रमण देखा, फिर किसी ने उनको खत्म किया, किसी ने ये कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई? नालंदा। धीरे धीरे इन्होंने खूब काम किया, पर फाइनली ये भी खत्म हो गए और इनका खात्मा हुआ एक काल के साथ, जिसे क्या कहा जाता है? गुप्तोत्तर काल। अब इस पूरे के साथ एंड हो जाता है एंशियंट इंडिया। मैंने आप लोगों को इनमें से 2 पार्ट नहीं पढ़ाए, दोनों छोटे राजाओं वाले थे। कौन कौन से नहीं पढ़े? ना गुप्तोत्तर पढ़े ना मौर्योत्तर। बाकी सबके आपको आइडिया है कि हाँ किसके टाइम में क्या हुआ, पता है ना सबको। जो बच्चे इसी हफ्ते आए हैं नीचे वाली क्लास से, उनका बेसिक पूरा हुआ, उनको चिंता नहीं करनी, ये जब दोबारा पढ़ाऊंगी तब आएगा। इस बैच में ना चीजें बस ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ एक बार चीजें निकलनी होती है दिमाग में से, पूरी डिटेल एक एक लाइन और पूरी कहानियां जो है ना वो आपका जब बेस होगा तब समझ में आएगी। ये बेस आपने बना लिया एंशियंट का। अब जब आप ओल्ड जनरल में जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा बेस मिलेगा, फिर आप हर लाइन को याद करने के अपने आप को देखोगे हाँ मुझे याद हो गया। अब सारी बातों में से सिर्फ 2 बातें मैंने छुड़वा दी, एक मौर्योत्तर काल और एक गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इतना सबकी समझ में आ गया। जो बच्चे आ जाए उनको चिंता नहीं करनी, उनको इनमें से कुछ नहीं आएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। आज हम लोग यहाँ से, अब तुम लोगों के ना पेपर आएंगे CHSL का, SSC GD का, उसमें इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, इसमें से भी कम आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी, नेहरू, अंबेडकर और आपके भगत सिंह और ये सब आ जाते हैं। इसीलिए मॉडर्न इंडिया पहली प्रायोरिटी पर तैयार करनी चाहिए जब हम पेपर को टारगेट रखें। अब हिस्ट्री करें तो तीनों ही पढ़ेंगे, क्या पता मध्यकाल में से आ जाए। मैंने आपका एक पार्ट करा दिया, अब मैं चाहती हूँ पहले मॉडर्न करा दूं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और आपकी समझ में भी ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद ये 2 पार्ट होने के बाद मेडिवल पढ़ लेंगे। मेडिवल तो कहानियां ज्यादा हैं, इसमें आपकी 1000 साल की हिस्ट्री है और ये सारे 1000 साल आपके, आप देखेंगे कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। और आपके जितने लीडर्स होंगे, चाहे वो गख तस्लम के गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश हो या मुगलों का बादशाह हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने 1000 साल के आसपास का टाइम पीरियड काट दिया और ये पूरे 1000 साल विदेशी ताकत आपके देश पर राज करती रही। पर ये विदेशी अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि ये यहाँ आए ना, फिर ये यहीं के हो गए, यहीं की मिट्टी में दफन है इनमें से ज्यादातर लोग। इन्होंने खर्चा किया तो आपके देश का फायदा भी किया। इन्होंने अगर ताजमहल बनाया तो आज 2023 में भी जो लोग ताजमहल घूमने जाते हैं वो आपके देश में पैसा देते हैं, क्योंकि उसकी टिकट लगती है। तो इनका किया काम आपको दुखी नहीं कर रहा, इनके किए काम से हम आज भी पैसा कमा रहे हैं। कुतुब मीनार हम देखने जाते हैं, हम अलाई दरवाजा देखने जाते हैं, लाल किला घूमने जाते हैं, सब में टिकट लगता है। विदेशी भी तो घूमने आते हैं, उस टिकट से तुम्हारे देश का फायदा आज 2023 में भी हो रहा है, जो हजारों साल पहले इन्होंने बनवा दिया। तो इस टाइम पे आपका देश पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में था, लेकिन वो विदेशी अपने आप को इंडियन मानते थे और यहीं पे वो मर गए और यहीं वो दफन है। 99% उनमें से डेड बॉडी आज भी आपके देश में ही है। बड़े बड़े लोगों की इक्की दुक्की आसपास है, जैसे लाहौर में कोई है, कोई काबुल में है, लेकिन ज्यादातर लोगों का आप देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लोग घूमने जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ज्यादातर ने यहीं पे अपना ताजमहल यहीं बना है, बीबी का मकबरा यहीं है। तो ये मध्यकाल बीच में विदेशियों का काल था, पूरे का पूरा इस्लाम धर्म। इससे पहले आपके देश में कोई मकबरे, कोई इस तरह का जो था ना जहाँ ये लोग पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद वगैरह थी नहीं। यहाँ तक आपके देश में सिर्फ 3 तरह के मंदिर थे, या तो हिंदुओं के सनातन धर्म के, या फिर बौद्ध और जैनियों के मंदिर। बाकी हमारे देश में और कुछ नहीं था। यहाँ जाके आपने देखा कि बहुत ज्यादा क्या बनेगी, क्या बनेंगी? मस्जिदें, बहुत सारी मस्जिदें। यहाँ जाके आपको मस्जिद दिखाई देंगी और फिर ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत आप देखेंगे, क्योंकि वो मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाने की कोशिश होगी। फिर लेकिन इनमें एक अच्छाई ये थी कि ये बाहर के थे पर अपने आप को इन्होंने इंडियन मान लिया। इन्होंने यहीं परिवार बनाए, यहीं पे इनके बच्चे, फिर उनकी अगली पीढ़ियां, फिर यहीं वो रच बस गए। इसी मिट्टी में दफन है इनमें से ज्यादातर लोग। इसलिए हम इनको मानते हैं कि ठीक है भाई बाहर से आए थे पर हमने अपना मान लिया। आप जानते हैं वैदिक काल वाले भी तो बाहर से आए थे,
मध्य एशिया से आए थे ना, तो हम ही तो थे, हम ही लोग इंडियंस हैं। ये बात हम प्रूव नहीं कर सकते कि हम यहाँ के हैं, क्योंकि मैक्स मुलर ने प्रूव कर दिया कि हम सब लोग जो अपने आप को आर्य मानते हैं ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। अब उसकी थ्योरी सच है झूठ है चलती वही है, तो पेपर में जो आएगा हमें वही लिखना पड़ेगा। तो इसको हम एक ब्रेक देंगे बीच में। हम अब क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न इंडिया। जो आज ही क्लास में जुड़े हैं उनके लिए पहली क्लास है, और तुम जितने पुराने भी पढ़ रहे हो तुम्हें भी मान लो मॉडर्न का तो पहला ही दिन है हमारा। ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो। मॉडर्न को मॉडर्न क्यों कहते हैं? कभी भी किसी अगर इसमें चेंज आता है ना काल में, इसका मतलब है कुछ नया हुआ। जैसे पहले और दूसरे में चेंज आया, कौन सा धर्म आया? तो दूसरे और तीसरे में क्या चेंज आया? आपके ऊपर विदेशी ताकतें आई। विदेशी तो पहले भी आए थे, लेकिन इस बार जो विदेशी आए ना, उन्होंने कभी आपको अपना नहीं माना, वो आपको हमेशा नीचा मानते रहे और आपको लूटते रहे। जैसे इनमें और इनमें क्या अंतर है? ये भी विदेशी हैं, इस्लाम धर्म इंडिया का थोड़ी ना था, विदेशी थे। ये भी विदेशी हैं, लेकिन बीच वाले जो विदेशी है ना, इनके शादी ब्याह बच्चे पोता पोती सब यही थे। इन्होंने अपने आप को इंडियन मान लिया। ये क्या कहते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारे देश के लिए लड़ने मरने को भी तैयार थे। लेकिन इन लोगों ने कभी आपको अपना नहीं माना। इनमें से कोई यहाँ दफन नहीं है। ये सब 5-7 साल 10 साल के लिए आते और फिर अपने देश लौट जाते खूब कमा के। इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ लूट का एक एरिया समझा। किसी अंग्रेज के यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज खुशी खुशी यहाँ दफन हो गए कि भाई अंग्रेजों ने जितना राज किया उतने यहाँ मरे हैं या दफन हुए। नहीं, ये अपने देश चले जाते थे, 5-7 साल अपने देश के लिए तुम्हें लूटते थे, तुमसे पैसा कमाते और फिर अपना रिटायरमेंट लेके अपने देश जाके ऐश करते, मौज करते। इन्होंने कभी इंडियंस को अपने बराबर नहीं समझा, जबकि इन लोगों ने इंडिया में ही शादियां की। इनकी जो अगली पीढ़ियां बनी वो इंडियंस से ही बनी थी। आप सबको पता होगा अकबर और जोधा, तो जोधा कहाँ की थी? इंडियन थी ना, राजपूतों की बेटी थी। उनका जो बेटा जहांगीर है वो जोधा के भी तो गुण है उसमें, जोधा का ही तो बेटा था जहांगीर। तो आप ये मान के चलो कि इन्होंने तो सबको बराबर समझा था। ये सिर्फ धर्म के नाम पे लड़े झगड़े होंगे, बाकी इन्होंने कभी इंसान को ये नहीं कि दूसरे हैं। इन्होंने कभी आपको अपना नहीं समझा और इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके देश को लूटना था। इसलिए अंतर है इन दोनों विदेशियों में। ये विदेशी होके भी आपके बन गए और ये विदेशी होके कभी आपके नहीं बने। इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि जितना मैक्सिमम लूटा जाए उतना लूट लो। इनको पढ़ रहे हैं पहले मॉडर्न इंडिया में। तो विदेशी अलग अलग तरह के हैं। आपके देश में जैसे इंडिया एक रिच कंट्री है, कभी भी आप देखना गांव का आदमी शहर की तरफ भागता है, शहर का आदमी गांव में कम जाता है, क्योंकि शहर में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। गांव में ऑप्शंस कम होते हैं तो गांव का आदमी क्या करता है? कमाने के लिए शहर की तरफ भागता है। जो भूखा होता है ना वो खोज करता है, जिसका पेट भरा है वो कभी खोज नहीं करेगा। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप इस देश में पैदा हुए जो एक अमीर देश था, जिसने कभी भुखमरी नाम की चीज देखी ही नहीं थी। ठीक है, अकाल तो भाई दुनिया में हर जगह पड़ते हैं, यहाँ भी पड़ते थे, लेकिन फिर भी हम एक रिच कंट्री के लोग थे। भारत के पास सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी, और जिसकी मिट्टी उपजाऊ है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो कभी भूखा मरेगा ही नहीं। यहाँ इतनी नदियां थी, इतना बढ़िया फर्टाइल लैंड था कि आप भारत एक रिच कंट्री थी, एक समृद्ध देश था। इसीलिए आप देखेंगे आपके इंडिया से कभी किसी राजा ने यूरोप की यात्रा नहीं की, खोज नहीं की किसी देश की। आपके देश को बाहर जाना ही नहीं पड़ा, जिसके घर में ही सब कुछ होगा बाहर क्यों जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यूरोप जो आज अपने आप को नंबर 1 कहता है, यहाँ लोगों को जरूरत थी बाहर निकलने की, क्योंकि इनकी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं थी, इनके पेट भरने के मांदे थे। इनको लगता था यार हमें दिमाग तो हमारे अंदर है, पर हमें ना कच्चा माल चाहिए, हमें चीजें चाहिए, हमें कपास चाहिए, तो हम क्या करें। ये अपने यहाँ से नाव ले लेके, उस जमाने में शिप्स बोट्स ले लेके और निकल जाते थे ये अलग अलग यात्राओं पर, कहीं कहीं कि कहीं कोई ऐसा आइलैंड मिल जाए, कोई देश मिल जाए जहाँ कच्चा माल हो। उसी सीरीज में आप खोजे गए थे, क्योंकि ये भूखे मरते थे ना, इनको जरूरत थी, इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, इनको कच्चा माल चाहिए था। आपके देश में इतना कच्चा माल था, इतना पेट आपका भरा हुआ था, आप कभी बाहर नहीं गए, आपने किसी चीज की खोज नहीं की, क्योंकि आप अपने आप में सेटिस्फाइड थे, आप बहुत रिच कंट्री के थे। अब देखो जरा मैप में दिखाती हूँ, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही तो है ये 7। बस इतने गोल नहीं है क्योंकि भूखंड गोल नहीं होते, ये एक आइडिया के लिए है। ये सबसे बड़ा, ये कौन है इतना बड़ा? ये एशिया है। सेकंड बड़ा कौन है? ये अफ्रीका। और थर्ड नंबर है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। फिफ्थ नीचे है वो बड़ा सा, इसको कहते हैं अंटार्कटिका, जहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ आपका यूरोप है, और इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। तो आप यहाँ एशिया के साउथ की तरफ यहीं तो पढ़ते हैं आप। आपके देश में पानी लगता है 3 तरफ से, तो यहाँ से ना ये लोग खोज करने निकले, क्योंकि भूखे मरते थे, इनको जरूरत थी भाई कहीं कच्चा माल मिले, कोई इस तरह की जगह मिल जाए जहां जो है हम लोग कुछ ला सके अपने देश में। तो उस जमाने में यहाँ से स्पेन और पुर्तगाल, ये 2 देश हैं जो बहुत खोज पे निकलते थे। इनके राजा पैसा देते, लो भाई पैसे लो और जाओ यात्राओं पे खोज के लाओ कुछ नया। तो ये सारा जो बीच में देख रहे हो ना, ये सब पानी है जो मैंने बीच में बनाया। ये देखो, ये सब पानी है। ये देखो इंग्लिश के एस जैसा है ये देखने में, एस फॉर शीप लिखते हैं ना, एस। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। ओशियन 4 ओशियन है, वैसे तो 5 माने जाते हैं, इसको मान लेते हैं दक्षिण वाले को, लेकिन बड़े बड़े अगर आप देखें तो 4 मेन है। एक है दुनिया में सबसे बड़ा ओशियन इस तरफ, ये है पैसिफिक ओशियन। इसकी पट्टी यहाँ भी है क्योंकि धरती गोल है। अगर ये मूवेबल हो ये बोर्ड, और मैं इसको पीछे की तरफ गोल कर दूं, तो इसका ये पार्ट जाके इस पार्ट के साथ पीछे मिल जाएगा। आया समझ में? अगर ये गोल हो तो इसलिए ये और ये एक महासागर है। कौन सा महासागर है ये? पैसिफिक को ही हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर। यहीं पे पड़ती है मेरियाना खाई, मेरियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, जो 11,033 मीटर गहरी है। जितना एवरेस्ट ऊंचा है ना, उससे ज्यादा नीचे गहरी है वो मेरियाना खाई, गर्द गड्ढा बोल दो। बहुत ज्यादा यहाँ पर ना प्रशांत महासागर की इस बेल्ट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग मतलब अंगूठी, रिंग ऑफ फायर पेपर में पूछ लेंगे तो परी प्रशांत महासागरीय पेटी, इस बेल्ट को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तभी तो आपको पता होगा जापान के आसपास बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आता है सबसे ज्यादा। कहां पर? जापान के आसपास। तो यही तो वो देश है पूरी पट्टी वाले, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, लेकिन इसमें ज्यादा आवाजाही नहीं है शिप्स की और बोट्स की, ये इसमें चलती हैं। इसका नाम क्या है?
इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, इसी का नाम है अंध महासागर। इसमें एक ऐसी जगह पड़ती है जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, ऐसे एक ट्रायंगल है इसके पास ही, पता है, बरमूडा ट्रायंगल, जिसका आज तक किसी को भेद ही नहीं है कि यहाँ जितनी चीजें जाती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। पानी तो बहुत छोटी चीज है, इसके ऊपर से कोई प्लेन भी गुजरेगा ना वो वापस नहीं आएगा। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है इसके अंदर, इतनी ताकतवर कोई चीज है, मैग्नेटिक शायद कोई फील्ड है, ये पता नहीं चल पाया। आज आप रोबोटिक टाइम पे बैठे हैं, आज आप दावा करते हैं कि इंसान टेस्ट ट्यूब बेबीज बना सकता है। पहले कहते हैं ईश्वर की देन है, लेकिन आज देखो आदमी कहां पहुंच गया। क्लोनिंग कर सकते हैं हम, सेम वैसे का वैसा इंसान, उसी शक्ल का उसी रंग रूप का, लेकिन आज तक आपके साइंटिस्ट इसका लॉजिक पता नहीं लगा पाए। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जो प्लेन्स उड़ के गए ना, फाइटर प्लेन्स, कितनी स्पीड होती है इनकी, ये गायब हो गए इसके ऊपर जाके। मियामी आइलैंड पड़ता है, उसके पास पड़ता है ये एरिया, इसका नाम है बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, पेपर में आ जाएगा क्योंकि अटलांटिक के दो हिस्से हैं, ये ऊपर ये नीचे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अमेरिका के पास मियामी आइलैंड के पास एक त्रिभुज पड़ता है जिसका नाम है बरमूडा त्रिभुज, जिसका कुछ अता पता नहीं है क्या लॉजिक है। साइंटिस्ट ने इतना तक किया कि यहाँ तरंगे भेज के देखते हैं, जो ये होती है ना वेव्स, भाई टकरा के वापस आएंगी स्पीड से, आइडिया होगा कितना गहरा है, कितनी देर में आई। वो वेव्स आज तक लौट के नहीं आई, पता नहीं वो कहां समा गई। नहीं तो किरणों की तो खासियत होती है टकरा के वापस आती हैं, ये किरणें भी वापस नहीं आई आज तक। अब इसमें है क्या ये किसी को नहीं पता। ऐसा आइडिया है कि शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो हर चीज को ना अंदर सोख लेता है, तो ये पता ही नहीं चल पाया कि यहाँ है क्या। सबसे व्यस्त महासागर, सबसे ज्यादा शिप चलते हैं यहाँ पर कच्चे माल के इस एरिया में। तो ये है आपका ये अटलांटिक। इंडिया के नीचे आप जानते हैं इंडियन ओशियन है, इंडिया के नाम पर एक ओशियन है, इसी को हिंद महासागर कहते हैं। और फिर एक थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में है ये आर्कटिक ओशियन। अटलांटिक जो है ना और आर्कटिक ये है ओशियन, और अंटार्कटिका है ये अपना कॉन्टिनेंट, महाद्वीप जिसे कहते हैं। अंटार्कटिका वो एक अपना महाद्वीप है, जबकि अटलांटिक और आर्कटिक ओशियंस है। क्लियर सबको ये? तो उस जमाने में, पुरानी बात बता रही हूँ 1400 के बाद की, यहाँ से शिप्स लेके निकलते थे यूरोप से अलग अलग लोग। तो ऐसी ही शिप्स लेके कोई निकलने वालों में से एक आदमी जाते 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 हिम्मत करते करते 1492 में नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, और उसको लगा मैं इंडिया पहुंच गया, बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा वाह मैंने तो इंडिया खोज लिया। यहाँ उसको जो लोग मिले ना, उसने उनका नामकरण भी कर दिया, बोला ये रेड इंडियंस हैं। आज भी कनाडा के जो तटवर्ती इलाके के लोग हैं ना, उनका नाम बेचारों का क्या पड़ा हुआ है, रेड इंडियंस। वो इंडियन नहीं है, लेकिन इसको खोजना उनको लगा हमने इंडिया खोज लिया, और कनाडा के जो ऊपरी हिस्से में जो लोग थे इनका नाम ही रख दिया रेड इंडियन। तो एग्जाम में आ जाएगा रेड इंडियन प्रजाति कहां पाई जाती है, कनाडा के उत्तरी हिस्से में, नॉर्दर्न हिस्से में। अब ऐसे ही उसको जो लोग मिले ना, उसने उनका नामकरण भी कर दिया, बोला ये रेड इंडियंस हैं। आज भी कनाडा के जो तटवर्ती इलाके के लोग हैं ना, उनका नाम बेचारों का क्या पड़ा हुआ है, रेड इंडियंस। वो इंडियन नहीं है, लेकिन इसको खोजना उनको लगा हमने इंडिया खोज लिया, और कनाडा के जो ऊपरी हिस्से में जो लोग थे इनका नाम ही रख दिया रेड इंडियन। तो एग्जाम में आ जाएगा रेड इंडियन प्रजाति कहां पाई जाती है, कनाडा के उत्तरी हिस्से में, नॉर्दर्न हिस्से में। अब ऐसे ही खोजते खोजते कुछ सालों बाद एक ने हिम्मत की और वो अफ्रीका तक आया। उसने देखो ये मान लो यहाँ से चलते 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 एक आदमी अफ्रीका तक आया। यहाँ बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर करना, महासागर में ना डर भी लगता है क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी पानी पानी। खाना खत्म हो जाए, रास्ता भटक जाए, दिशा भटक जाए तो कहाँ जाएंगे। तो किसी ने हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचा वो, लेकिन वो इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, यहाँ वो उतरा और उसने झंडा यहाँ पे गाड़ दिया, और इस जगह का नाम उसने रख दिया भाई ये निराशा अंतरीप है, यहाँ कोई ना आए, यहाँ आके कुछ हाथ नहीं लगा। इसका नाम पड़ गया निराशा अंतरीप। यानी लोगों को पता चल गया भाई वहां इतनी दूर जाओगे कुछ नहीं मिलना जाना, कोई रास्ता नहीं है वहां, बस ये महासागर ही महासागर है। किसी एक ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा नहीं इसके आगे जाके देखता हूँ। वो इसके आगे से थोड़ा सा आगे आया, और जैसे ही वो आगे आया उसको तो मिल गया इंडिया का रास्ता। ये आदमी पहला आदमी था जिसने इंडिया आने का रास्ता खोजा। क्या नाम था इसका, वास्को डी गामा। तो ये वास्को का किस देश का है ये पोर्टुगीज है, यानी पुर्तगाल का है। तो पहली बार पुर्तगाल के एक आदमी ने कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके मैं इंडिया का रास्ता खोज लूं, और ये आशा अंतरीप, उस जगह का नाम निराशा था ना, इसने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ गुड होप, यानी आशा आए, केप ऑफ गुड होप। तो होप मतलब आशा, तो गुड होप यानी आशा की किरण। आज भी उस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप है, आशा अंतरीप है, अफ्रीका का बिल्कुल नीचे का बिंदु है। यहां से होते हुए इसने इंडिया आने का रास्ता खोजा था। तो समुद्री मार्ग, इंडिया तो पहले से था, इसने इंडिया नहीं खोजा, इसने रास्ता खोजा। तो भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा है, वास्को डी गामा ने। किस देश का है वास्को डी गामा, पुर्तगाल का। कहां से होकर आया है ये, केप ऑफ गुड होप से। इस तरह तुम्हारे देश में आके इसने देखा कि भैया तो मुझे इतनी फर्टाइल एरिया, इतना बढ़िया एरिया मिल गया कि पूरे यूरोप का जो है वो भविष्य बदल जाएगा। अच्छा देखो कितनी जल्दी जल्दी इसने काम किया। 1498 में आया ये, 1503 महज 5 साल बीते और इसने कंपनी बना ली अपने देश में। अपने देश जाके इसने बताया कि भैया मुझे इंडिया का रास्ता मिल गया, और इंडिया इतना अमीर है, इतना अमीर। ऐसा क्यों लगा इसे, क्योंकि जब ये पहुंचा था ना तो ये आया था आपके केरला के, यहाँ पर केरला में एक जगह है जिसका नाम है कालीकट का तट। तो ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, और यहाँ पे इसने देखा कि लोग जो है ना, ऐसे अगर आप केरला जाएंगे तो आपको दिखेगा जैसे हमारे यहाँ ये कांग्रेस सी घास हुआ करती थी पहले, अब तो खत्म हो गई, अजीब सी घास सी होती थी जगह जगह, अपने आप ही पैदा होती थी। ऐसी ही फालतू की अनवांटेड चीज थी यहाँ पे काली मिर्च। जैसे रास्ते में इतने सारे ऐसे छोटे छोटे से पौधे से तुलसी होती है ना हमारी, इस टाइप का, और उस पर काली मिर्च लदी पड़ी थी। तो इसने देखा यहाँ जाके
जाके कि भैया इनके यहाँ तो ये फालतू का सामान है, कौन सी चीज, काली मिर्च, और हम तो उसकी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन काली मिर्च इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये लोग खाते थे नॉनवेज, और नॉनवेज को पकाने में मसाले बहुत जरूरी है, वरना नॉनवेज में टेस्ट नहीं आता। इनके देश में मसाले नहीं थे, तो उसने देखा ये इतनी फालतू की चीज जो इनके लिए फालतू की, वो हमारे देश में तो बहुत महंगी बिकेगी। अब मान लो हमारे इंडिया में जो चीजें हम खाते हैं किसी देश में वो फालतू की हो, हमारे यहाँ जैसे टमाटर प्याज हम खाते हैं, कहीं ये फालतू की चीज हो तो हमें लगेगा ना कितने बेवकूफ, हमारे यहाँ तो 100 रुपए किलो भी बिक जाते हैं ये। अब यहाँ क्या बिकती थी, बहुत बढ़िया, और आपके लिए वो अनवांटेड थी। तो इस आदमी ने सोचा कि अगर यहाँ व्यापार किया जाए तो यहाँ तो बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि सस्ती मिल जाएगी जो इतनी अनवांटेड है, और मैं इनको ना लालच देके कुछ सोना वोना दे जाऊंगा, क्योंकि सोने के सब लोग पहले से ही, एक तो ना सोने से लोग खुश रहते हैं। तो वो अपने साथ शिप में जब आया था, पुर्तगाल के राजा ने उसको ढेर सोना वोना, भाई तो कहीं फंस जाए तो बचने के लिए पैसा तो चाहिए ना पास। अब आज आप विदेश जाते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, तो जेब में पैसा हो तो हमें लगता है हम घर पहुंच ही जाएंगे, चाहे कैसे ही पहुंचे। तो कालीकट जब वो आया तो उसने देखा यहाँ तो लोग जो है फालतू की चीजों में ही मतलब इतना हम कमा सकते हैं। उसने अपना जहाज भरा और हमें वो सोना दे गया, जिससे काली मिर्च ली ना उनको सोना पकड़ा गया। लोगों ने सोचा अच्छा पागल है ये, फालतू की घास के बदले में सोना देगा, हम भी खुश हैं और वो हमसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने जब वो बेचा ना तो कहते हैं जितना टोटल खर्च हुआ था आना जाना सोना, उससे 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया उस आदमी ने। यानी अगर उस जमाने में उसके 2000 लगे थे तो उसने सोचा उसमें कितने रुपए कमा लिए। अब वो अपनी तरफ से खुश है कि यार हमें एक ऐसी जगह स्वर्ग मिल गया, वहां फालतू की चीज मानते हैं इसको, और हमारे यहाँ ये इतना मुनाफा देंगे, और हम सोच रहे हैं अच्छा पागल है, जहाज में आता है सोना भरकर हमारे फालतू कबाड़ ले जाता है। यानी दोनों अपने आप को समझदार मान रहे हैं, पर असली समझदार यही निकलेगा क्योंकि ये आप पे फिर राज करने आएगा। तो इसने शुरुआत में अपने मुनाफे को देख के, और 2 साल बाद ये फिर आया आपके देश में, 3 साल बाद 1501 के आसपास फिर आया, इसने फिर जहाज भरा चला गया। अब ये समझ गया कि आपको जहाज भरने से दिक्कत नहीं है, और आपको कोई सोना पकड़ा देगा तो आप तो तुरंत से जहाज भरवा देंगे। इसने अपने देश में जाके कहा कि भैया बहुत बढ़िया ब्राइट फ्यूचर है, और ऐसा देश मेरे हाथ लग गया है जहां का एक तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रास्ता नया था तो सब कोई नहीं जानते, और वहां हम बढ़िया अपना बिजनेस जमा लेंगे। इसकी बात मान के इसके देश वालों ने अपनी एक कंपनी बना ली 1503 में। देखो डिसीजन कितना क्विक होता है, ये बिजनेस ऐसे ही नहीं बनते बड़े। 1498 में हमारे यहाँ 4-4 5-5 साल तो लोग सोचने में लगा देते हैं, इसने 2 यात्राएं कर ली 5 साल में, और अपना पूरा कंपनी लेके और अपने देश में का बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ इंडिया से। और यूरोप के पुर्तगाल से एक कंपनी उस्तादो द इंडिया करके एक कंपनी बनी 1503 में, और इसने आके यहाँ आपके यहाँ क्या टारगेट कर लिया, व्यापार। वो तो रास्ता खोजने आया था, व्यापार करने नहीं आया था, वो तो बाय चांस रास्ता उसको मिल गया, उसने व्यापार कर लिया। अब इन्होंने आके कालीकट में नहीं, इन्होंने पहली कंपनी लगाई कोच्चि में। तो पहली कंपनी कहां लगाई, फैक्ट्री कोच्चि, इसी को कोचीन कहा जाता है, दोनों केरल में है। ये पहुंचा था कालीकट के तट पर जहां हमारा राजा था जेमुरिन, उस जमाने में हमारे राजा था जेमुरिन। जेमुरिन को इसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे यात्रा करके आया हूं, तो हमारा राजा बड़ा खुश हुआ, हम तो अतिथि देवो भव वाले देश में रहते हैं, बड़ा खुश हुआ, इसको ढेर मतलब बैठाया और इसका आव भगत किया। अब अपने देश से आके ये सारे, अब ये वास्को डी गामा नहीं, अभी पुर्तगाल के लोग आ रहे हैं, और कहां अपनी कंपनी लगा ली, कोचीन में। फिर उन्होंने देखा इंडिया से थोड़े बेवकूफ भी हैं, ज्यादा मतलब ये अपने एरिया वेरिया का ध्यान नहीं रखते। कुछ सालों बाद इन्होंने थोड़ा ऊपर का इलाका था जिसको आप कहते हैं गोवा, यहाँ देखा, यहाँ इस तरफ के किसी राजा का, कोई राजा था आदिल शाह, आदिल शाही वंश का था। ये देखा यार इनका यहाँ पे काम धंधा, इनको हम हरा के इस हिस्से को हड़प लें क्या, देखो हिम्मत कितनी कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ दिनों में इसको हटा के यहाँ से और गोवा हड़प लिया, और आने वाले टाइम में गोवा को क्या बनाएंगे, ये अपनी राजधानी। 1530 पकड़ते पकड़ते ये गोवा में सेट हो गए बढ़िया तरीके से। तो सोचो जिनको रास्ता नहीं पता था, 15-20-25 सालों में वो आपके देश में हावी हो गए, और आपकी प्रॉपर्टी भी इन्होंने अपनी बना ली गोवा। फिर इससे आगे बढ़े, दमन दीव टाइप की जो जगह थी, यहाँ भी इन्होंने, क्योंकि ये पानी से लगता एरिया है ना, यहाँ पे शिप्स का आना जाना पॉसिबल है। अब मान लो यहाँ घुस के बैठ जाए तो शिप कैसे आएगा, तो इन्होंने वो एरिया ढूंढे जहां से पानी का व्यापार पॉसिबल था, और देखते 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 ये दक्षिण भारत की तरफ छा गए। अब इनके आगे बढ़ने का कारण ये था क्योंकि आपके यहाँ कोई बड़ा राजा नहीं था। इस टाइम को हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे ना, इस टाइम में आपकी एक सल्तनत लास्ट अपनी सांस गिन रही थी, जिसको आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ये 1526 में खत्म हो जाएगी, तो इसका लास्ट ही तो आ रहा होगा इस टाइम पर। और ये दिल्ली में रहते हैं ज्यादातर, साउथ में क्या हो रहा है इनको मतलब नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत वालों ने नीचे ध्यान नहीं दिया, और नीचे धीरे 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 करके ये हर एरिया को अपना हिस्सा बनाते गए। अब इन्होंने पानी पे ना कब्जा कर लिया, इस पूरी बेल्ट पे, पानी की बेल्ट पे, और इन्होंने जो आपके नीचे इंडियन ओशियन था ना, ये बोले हम इसके स्वामी हैं, तो ये बन गए हिंद महासागर के स्वामी। इस पॉलिसी को हिस्ट्री में लिखा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पेपर में आ जाएगी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, ये पोर्टुगीज की, पुर्तगालियों की है। शांत जल की नीति इसको हिंदी में कह देते हैं, शांत जल की नीति। इन्होंने पूरे पानी पे कब्जा जमाया, और कहा यहाँ से किसी का शिप गुजरा तो हम जो है उसकी गारंटी नहीं लेते, उसको कोई लूट लेगा। तो अगर तुम्हें अपने शिप की गारंटी चाहिए तो तुम उस पर एक कागज चिपकवाओ, वो कागज हमारा होगा। जैसे जब आप ट्रेवल करते हैं टोल टैक्स पे करते हैं ना आप लोग, ऐसे ही इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो गुजरेगा उसके ऊपर एक ऐसे कागज लगाना, कागज या जो भी है, एक तरह का परमिशन लेटर मान लो, उसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा, फिर हम गारंटी लेते हैं पानी में उसको कोई नहीं लूटेगा। एक्चुअल में क्या था, ये खुद लूटते थे, अपने आप लूटते थे, और कहते देखो समुद्री लुटेरों ने तुम्हें लूट लिया ना, हमने पहले ही कहा था हमारा कागज लगवा लो, उस कागज के बदले पैसा खाते थे। तो इनका दबदबा हो गया पानी पर, और अगले 100 साल तक कोई इनको टक्कर नहीं दे पाया। और उस जमाने में अंग्रेजों को अकल भी नहीं थी कि इंडिया के साथ व्यापार करें। जब ये व्यापार में आगे बढ़ गए, ये खूब आगे बढ़े व्यापार में, इनके कारण कुछ चीजें हमें भी मिल गई। जैसे आप लोगों को ना प्रिंटिंग प्रेस की अकल नहीं थी पहले, हम तो हाथों से अपनी वो लिखते थे चिट्ठी पत्री। इन्होंने हमें बताया छापा खाना कुछ होता है, छापा खाना समझते हो, प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें कागज एक साथ किताबें छप जाती हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस जो किसने बनाई थी यूरोप में, एक आदमी ने जिसका नाम था गुटेनबर्ग, ये छापा खाना इसने बनाया था। तो आपको छापे खाने की अकल पुर्तगालियों ने दी है, इससे पहले आपको अकल नहीं थी। इन्होंने
आदत हमें लगा दी तंबाकू, जो तंबाकू ये बीड़ी में पीते ना लोग, ये तंबाकू इनके कारण आया। पहले हमें तंबाकू माकू की अकल नहीं थी। तो आपके देश में एक फायदा एक नुकसान, हर चीज के फायदे नुकसान है। आप मत लेते इनसे तंबाकू की आदत, और आपको तो बीड़ी सुटानी थी, इसीलिए आपने तुरंत से तंबाकू की गंदी लत इनसे पकड़ ली, तो ये हमें ये तंबाकू की खेती करनी सिखा गए। आज भी बहुत बड़ा बिजनेस है बीड़ी का, है ना, कौन कौन सी बीड़ियां बिकती हैं। तो ऐड नहीं आते, पहले टीवी में ऐड आते थे बीड़ी सिगरेट के। हाँ, तुम्हें बहुत पता है 502 का। तो ये जो ये बिकते हैं ना, ये बिजनेस बन गया, ये इनकी देन है, इन्होंने हमें सिखाया ये सब। इन्होंने बहुत बढ़िया राज किया। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि ये हमारे उत्तर भारत में नहीं आए, ये पानी की पट्टी तक रहे, लेकिन लास्ट तक रहे। आप आजाद भी हो गए ना, ये नहीं निकले। ये आपके देश में सबसे पहले आए थे 1498 में, और फिर 1961 में। आप आजाद कब हुए थे? 47। लेकिन आप आजाद किससे हुए थे? अंग्रेजों से। पुर्तगालियों ने कहा हम क्यों इस एरिया को छोड़ें, ये इंडियंस का है ही नहीं, ये गोवा पे अपना अधिकार जमा के बैठे रहे, निकले ही नहीं यहाँ से। फिर हमने कहा भाई साहब ये बीच में पड़ता है, ये हमें हमारा ही देश है ये। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ आओगे तो वीजा लगवा के आना। सोचो गोवा में वीजा लगवा के जाना पड़ेगा परमिशन के साथ। तो फिर हमारी सरकार ने कहा कि कोई नहीं, कुछ साल तो निकालते हैं, देखते हैं फिर आगे। 1947 में आजाद हुए, फिर वो हमारी पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े 10-20 साल तो लगते हैं ना चीजों को। फिर जब हम पूरी तरह सेटल हो गए 10-15 साल में, 47 से और 61 आ गया, तब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बस भाई बहुत हुआ, अब तुम अपने रास्ते चलो, अपना देश पकड़ो। तो बोले नहीं, ये तो हिस्सा हमारा है, ये तो लिखा है इन्होंने, ये मतलब बोला कि ये गोवा का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हम इसको खाली नहीं करेंगे। हमारे देश से फिर फौज गई पूरी, यहाँ उत्तर भारत से फौज आई, और उस फौज ने आके यहाँ गोलियां बरसाई। ये मरने को भी तैयार, ये सड़कों पे उतर, बोले मारना है तो मार दो, लेकिन देश हमारा ही है, अच्छा कुछ कह लो। अब ये मरने को तैयार है, हमें मारना पड़ेगा। कई हजारों, पता नहीं लाख के आसपास लोग मरे, मारकाट मची। तब जाके फाइनली पुर्तगाल ने कहा कि ठीक है यार, तुम ऐसे दूसरे देश में कब तक बैठो, वापस आ जाओ। तब इनको वापस बुलाया 1961 में, तब ये गोवा खाली करके गए। आज भी अगर आप गोवा घूमने जाएंगे ना, तो आपको फील होगा प्रदेश में आए हुए हैं। वहां का रहन सहन, कल्चर, खान पान, आज भी जो साउथ गोवा है ना, उसके तो घर भी स्टाइल जो बना है, पोर्टुगीज स्टाइल के घर हैं सारे के सारे। तो ये गोवा किसके कब्जे में लंबा टिक गया? इसीलिए इस पे पुर्तगालियों का प्रभाव है, इसी कारण से। बाद में फिर ये 1961 में यहाँ मारकाट करके हमें भगाने पड़े, तब से फिर गोवा हमारा है। लेकिन हम ना शुरू में डरे, हमें लगा कहीं गोवा की जनता भी इन्हीं के जैसी हो, हम इसको अपने हिस्से में ले रहे हैं, यही हमें मार दें। तो हमने गोवा को शुरू में थोड़ा सा अलग तरीके से रखा, और गोवा को स्टार्टिंग में अपने स्टेट नहीं बनाया, पहले आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। फिर 1987 में जाके आपने देखा कि ठीक है यार, यहाँ के लोग हमारे ही हैं, हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तब जाके आपने कहा ठीक है, आपके बाद ये गोवा हमारा राज्य है। और आप जानते हैं आपके सबसे छोटे स्टेट्स में किसका नाम आता है? गोवा का। गोवा सबसे छोटा राज्य है, तो थोड़ी सी सीटें लेके बैठा हुआ है। ये गोवा ऐसे आपका बना, नहीं तो पहले किसका था? ये पुर्तगालियों का। तो सबसे पहले विदेशियों में आपके देश में कौन आया आधुनिक काल में? पुर्तगाली। अब ध्यान से देखो, एक ट्रिक है, PDEDF, ये 5 आपके देश पे आएंगे, और ये गिद्ध की तरह आप पे दृष्टि जमाए हुए हैं, इंडिया को कैसे लूटा जाए, कैसे मैक्सिमम चीजें हम खा जाएं। इंडिया सोने की चिड़िया है, बात नहीं करनी बीच में। ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया बहुत रिच है। कैसे पता? क्योंकि आपके देश पे विदेशी आक्रमणकारी आए और वो बहुत लूट के ले गए, तब भी आप अमीर के अमीर थे। आपने सोमनाथ टेम्पल में सुना होगा ना, कहाँ है सोमनाथ? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। पानी बिल्कुल साफ लगता है। यहाँ मान लो अगर यहाँ है ना, तो इस मंदिर के बाहर तुम झांकोगे ना, मंदिर की जो दीवार है, तो पानी टच होता है, बिल्कुल पानी से लगता एरिया है ये। अब यहाँ पे दमन दीव इसके पास ही तो पड़ते हैं, बिल्कुल साथ में ही। तो यहाँ सोमनाथ पे अटैक हुआ, विदेशी आया, उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे। कौन था ये? महमूद गजनवी। 1000 से लेके 1027 तक 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया, यानी हर 1.5 साल में आक्रमण किया। और हर बार वो उस जमाने में करोड़ों रुपए तुम्हारे देश से लूट के ले गया, लेकिन तुम्हें को फर्क नहीं पड़ता। जब वो लूटता था ना यहाँ आके, तो हमें लगता था हाय पता नहीं किसी को मार ना दे, बेशक कुछ ले जाए, हम पैसों से कभी नहीं घबराए। जब वो वापस जाता तो हम खुश होते, अच्छा वो चला गया, हम 1 साल में फिर उतने अमीर बन जाते। क्योंकि हमारे देश में तो सोना मिट्टी निकालती है, ये जो गेहूं और ये सब टैक्स के रूप में आता है ना, राजा बहुत अमीर थे, वो बस यूं मरने से डरते थे। हम इस बात से कभी नहीं डरे कि 17 आक्रमण में कितना ले गया वो। उसने जब सोमनाथ को लूटा, तो कहते हैं यहाँ 10-10 फुट की सोने की, गोल्ड की बनी हुई मूर्तियां थी, बैलगाड़ियों में लाद लाद के ले गया। दरवाजा चंदन की, प्योर चंदन की लकड़ी, जिसकी एक पेड़ की कीमत करोड़ों में होती है, एक पेड़ की चंदन की लकड़ी से, प्योर चंदन से बना दरवाजा उठा के ले गया। बोला अपने देश में लगवाऊंगा। भिखारी थे ना ये ऐसे देशों के थे। और क्या ये ऐसे देशों से आते थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। ये क्यों आते थे? जब इनको लगता ना बस सर्दियां आ गई भैया, हम तो भूखे मरेंगे, तो क्या तरीका, चलो इंडिया को लूट लाते हैं। और हम लोग क्या था कि भैया लूट लो, हमें मारना मत बस, क्यों हमें करना, हम तो दोबारा खेत में फिर पैदा कर लेंगे, हमारा क्या जाना था। तो वे आते थे अपना पेट भरने के लिए, और हम चाहते थे बस हम जिंदा भर रहे हैं, बेशक कोई कितना ही लूट ले, क्योंकि जमीन मिट्टी से सोना निकालती थी। तो आपके सोमनाथ में 1.5 साल में वापस फिर वैसा ही हो गया था, हमें फर्क नहीं पड़ा। सोमनाथ लूटा हमने, चाहे वो दिल्ली आए चाहे थानेसर आए, हम 1-1.5 साल में रिकवरी कर जाते थे। तो आपके बारे में दुनिया में ये प्रसिद्ध था कि भैया ये बहुत ज्यादा अमीर है। ये सोने की चिड़िया हमने नहीं कहा अपने आपको, ये सोने की चिड़िया तो दुनिया ने कहा, जो लूट लूट के ले गए। और सबसे आसान क्या था? मंदिर लूटना, क्योंकि मंदिर में हम गोल्ड की मूर्तियां आदम कद की रखते थे। भगवान को हम कभी से मानते, सनातन धर्म तो कभी से चला रहा है। हम शिव जी की, गणेश की, अब तो पत्थर की बनती हैं क्योंकि लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उस जमाने में ये गोल्ड की थी मूर्तियां, सब कुछ गोल्ड का। मंदिर में घंटियां भी गोल्ड की लगी होती थी। तो इनको बड़ा आसान दिखता था, किसी मंदिर पे जाएंगे, अटैक करेंगे, 4 बैलगाड़ी भर लेंगे, फिर थोड़ा आगे मंदिर होगा, मंदिर हमने गली गली में बनवा रखे थे, उसको भी लूट लेंगे। 20 भर ली तो 20 करोड़ का सोना ले गए। हमें भी लगता था कोई बात नहीं, ले गए, हम जिंदा बच गए, यही बहुत है। इसलिए हम
हम भाग जाते थे। हम ज्यादातर ना कोई इस तरह का था तो हम ज्यादा लड़ते पड़ते नहीं थे, हम वैसे ही थोड़ा सा शांति प्रिय देखते थे। ऊपर से हमें लगता था मरने की क्या जरूरत है, जैसे ये तो भाई भूखे मर रहे हैं। जो आदमी भूखा मरता है ना वो तो मारने को भी तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है मैं भूख से मरूंगा, मैं छीन के खा सकता हूँ, तो वो तो हमें मारने का टारगेट करके आएंगे। हमें लगता था लड़ने की क्या जरूरत है भैया, हम लोग इतने अमीर हैं कि ठीक है ले जाएंगे, हद से क्या करेंगे, मंदिर लूटेंगे ना, एक साल में फिर बना लेंगे, इसलिए हमने टेंशन नहीं ली। जब ये लोग आए सबसे पहले कौन आए थे, ये पुर्तगाली। तब भी देखो धीरे धीरे करके इन्होंने गोवा छीन लिया 1509-10 में। तो हमारे राजा ने टेंशन थोड़ी ना ली, छीन लिया तो छीन लिया, मेरा क्या गया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं फिर अपना काम धंधा बढ़ा लूंगा। इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ती गई। ये लकी थे, ये 100 साल अकेले राज कर गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, यूरोप वालों ने दूसरों ने ध्यान नहीं दिया। फिर इनके बाद आए डच, इस डी का मतलब है डच। ये है इंग्लैंड, ये है डेनमार्क और ये है फ्रांस, ये फ्रेंच पीपल है। अब जो ये डच है ना, इनकी कंपनी बहुत लेट बनी। जैसे ये लोग तो आए थे आपके यहाँ 1498 में, इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया 1503। इनके 100 साल बाद तो ये कंपनी बनी 1602 में, ये 100 साल बाद बनी। यानी 100 साल अकेले कौन खा गए भारत का सारा सामान, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली तो भैया इनके तो ये लोग दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते गए, अकेले व्यापारी थे। डच वाले आए 1602 में, कंपनी बना के आए, और इनको आते ही दिखती बात है किससे टक्कर लेंगे, ये जो पहले से राज कर रहा है वो चाहेगा ना कि भाई इंडिया मेरा ही रहे, डच क्यों आ गए। इन दोनों की खूब बढ़िया वाली लड़ाई हुई, देश हमारा, हम साइड में खड़े हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं करूंगा, हमें भैया जो करता हो कर लो, हमें मत मारना। तो ये 1602 में डच कंपनी ने यहाँ आके इन्होंने व्यापार शुरू किया। इनके आपस में खूब तनातनी, वो उसको मारे वो उसको मारे। इस डच के साथ साथ एक कंपनी बन गई थी इंग्लैंड की, ये 1600 में बन गई। तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, डच और इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी ना थोड़े दिन बाद आई, ये और कामों में मशगूल थे, इनको इंडिया बाद में याद आया कि हमने कंपनी बनाई, व्यापार करते हैं। ये इंडिया में आए 1608 में। इनका एक आदमी आया और कहा भाई पूछो इंडिया में, क्योंकि इस टाइम तो हमारे बड़े बड़े राजा थे, परमिशन ले लो व्यापार कर ले, नीचे की तरफ व्यापार करेंगे पानी में। और हमारे देश के राजाओं ने कभी पानी पे ज्यादा टेंशन नहीं ली, अगर वो लड़े तो जमीन पे बेशक हम लड़ लिए, पर पानी वानी के टेंशन हमने कभी नहीं ली। पानी में जो लड़ता हो मरता हो, लड़ो मरो, इसलिए हमने पुर्तगालियों पे ध्यान नहीं दिया। अब ये इंग्लैंड वाले आए और इंग्लैंड वालों ने अपना पहला आदमी भेजा कि भाई जब पूछ के वहां के राजा से व्यापार कर ले। इस टाइम इंग्लैंड ने जब कंपनी बनाई ना, तो आपके यहाँ अकबर का राज था। अकबर तो दुनिया में फेमस था भाई, अकबर द ग्रेट। तो इसको ये था कि परमिशन ले लेते हैं, थोड़ा बुरा ना माने वो आदमी कि भाई मैं राजा हूं, मुझसे पूछा भी नहीं। तो अकबर से मिलने के लिए इंग्लैंड ने अपना आदमी 1608 में भेजा, लेकिन तब तक तो अकबर मर गया, क्योंकि अकबर तो 1605 में मर गया। अब अकबर का बेटा जिसका नाम है जहांगीर, इसका राज है। तो जो आदमी आया ना मिलने, वो जहांगीर से मिला, खुश हो जाएगा तो मैं व्यापार अच्छा कर पाऊंगा। इसको पता है कि यहाँ तो ऑलरेडी किसने पैर जमा रखे हैं, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली इस तरफ जमे थे और डच इस तरफ जमे थे। दोनों लड़ते थे कि हम हिस्सा एक दूसरे का खा लें, पर दोनों ने अलग अलग अपनी फैक्ट्रियां बना ली। इस तरफ के एरिया में एक जगह थी मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम था। मछली ज्यादा मिलती है ना आंध्र प्रदेश की बेल्ट में, यहाँ तो यहाँ डच वालों की फैक्ट्री है, यहाँ इन लोगों का, गोवा दमनदीव और कालीकट वाला। अब इंग्लैंड वाला आया इससे मिलने जहांगीर से, तो जहांगीर को उसने शराब दी और इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीजें। तो जहांगीर खुश हो गया, भाई कोई भी तुम्हारे घर फ्री में सामान लाएगा तो तुम भी खुश हो जाओगे। अब इसने खूब अपना खाया पिया मौज मस्ती की, और इससे फिर उसने पूछा कि सर यहाँ व्यापार कर लें क्या। तो बोला भैया व्यापार करो चाहे ना करो, इनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने यहाँ रहूंगा, लड़ाई करते हैं ये लोग, ये कहते हो तो कर लेना, ना करे तो मत करना। अब यानी बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और आपका देश का राजा कह रहा है भैया मुझे नहीं पता, तुम क्या करो ना करो, इनसे पूछ लो, ये कहें तो कर लेना व्यापार। बोला हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे पिताजी के जो नाव चलती थी ना, उस पर भी वो कागज लगता था, जो इन पुर्तगालियों ने नहीं बना रखा था, कार्टेज बोलते थे। तो जहांगीर ने तो एक तरह से पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है भैया कर लो व्यापार। अब व्यापार करने के बीच में कौन टांग अड़ाएंगे, या तो डच या तो पुर्तगाली, क्योंकि ये पहले से बैठे हैं। अब ये जो पुर्तगाली हैं इन पे कौन हावी हो गए थे, डच। जो बाद में आता है उसका तकनीक ज्यादा अच्छी होती है, तो ये डच ना धीरे धीरे इनको दुखी कर रहे थे। तो पुर्तगालियों ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि भैया हम क्यों दुश्मनी लें, इनको दुश्मन बना देते हैं, हम साइड खिसक लेते हैं। तो इनकी ना बेटी थी जो मतलब शादी लायक थी, तो इनकी बेटी कैथरीन करके उसका नाम था। इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इनके देश में कर दिया। पुर्तगाल और इंग्लैंड आसपास यूरोप के सब, तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा के बेटे के साथ कर दी, राजकुमार के साथ। तो बोले हमारे पास ना इंडिया में एक प्रॉपर्टी है बंबई, वो हम आपको देते हैं, रख लो, दहेज रख लो वो। तो सोचो वो बंबई इसलिए दिया क्योंकि गोवा के आसपास के एरिया पे अब कौन हावी होने की कोशिश है, डच। तो डच से लड़ना पड़ेगा यार, लड़ने वाली जगह छोड़ दो, क्यों लड़ाई करनी। तो उन्होंने चालाकी चली और इन इंग्लैंड वालों को दहेज में क्या दे दिया, मुंबई। अब ये मुंबई है तो इनका, पर इस पे कौन कब्जा चाहते हैं, डच। तो सोचो अब इस तरह से डच और कौन दुश्मन बना दिए, इंग्लैंड वाले। अच्छा एकदम से इन्होंने भी नहीं किया, पहले ये भी लड़े झगड़े, पुर्तगाली और अंग्रेज लड़ेंगे। अब अंग्रेज समझ गए कि जहांगीर जो है ना, उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कह के कि भैया इनसे पूछ ले, व्यापार कहें तो कर लेना। तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि ठीक है भैया कोशिश करनी चाहिए, हम इनसे लड़के देखते हैं। पुर्तगालियों से स्टार्टिंग में एकदम से दहेज वहेज नहीं, पहले लड़ाई झगड़े भी हुए। तो पुर्तगालियों ने कहा कि ये हिस्सा हमारा है। इंग्लैंड वाले बोले क्यों, तुम भी तो बाहर के, हम भी बाहर के, हम भी व्यापार करेंगे। बोले नहीं ऐसे व्यापार नहीं कर सकते। बोले हम तो करेंगे। अब यहाँ अपनी कोठी बनानी शुरू कर दी सूरत में अंग्रेजों ने। तो पुर्तगालियों ने कहा कि ऐसे कैसे कोठी बनाओगे, हम यहाँ 100 साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारी चलती है यहाँ। तो बोले ठीक है लड़ लेते हैं, जो लड़ाई में जीतेगा उसकी चल जाएगी। यहाँ एक गांव पड़ता था, इसमें ये लड़े आपस में। इस गांव का नाम था स्वाली। अब ये पानी से लगता गांव था, तो शिप्स की लड़ाई हुई इसमें, जैसे फाइटर प्लेन की लड़ाई होती है ना, तो यहाँ शिप्स की लड़ाई थी। स्वाली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1612 में हुआ। अब इसमें अंग्रेजों ने जी जान लगा दी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पैर तब टिकेंगे जब हम पुर्तगालियों को हरा देंगे। वरना जहांगीर ने तो कह दिया भैया मुझे नहीं पता, शराब वराब सब पी गया, और बाद में बोला मुझे नहीं पता, इनसे पूछ लो। तो अभी इनको समझ में आ गया भैया जी जान लगा के अगर पैर जमाने हैं तो कुछ भी करके ये हराने हैं। स्वाली के युद्ध में पूरी ताकत लगा दी अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के फेवर में हुआ ये युद्ध, और अंग्रेज जीत गए। यानी कौन हार गए,
पुर्तगालियों के हारने से जहांगीर एक बात समझ गया कि ये पुर्तगाली 100 साल से अकेले राज करे 1503 से, कि अगर पुर्तगालियों को हरा दिया इसका मतलब ये लोग ताकतवर है। अब जहांगीर के मन में आया कि भैया ये ताकतवर है तभी तो इन्होंने इसको हराया होगा। इस तरीके से इंग्लैंड ऊपर माना जाने लग गया। अब हर आदमी चाहता है भैया हमारी बेटी की शादी अपने से ऊंचे घर में हो, यही तरीका है समाज का, यूरोप में भी था। तो पुर्तगाली जब ये सब देखा तो पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी किस घर में, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के राजकुमार को बाद में कह दिया जी मुंबई हमारा है और आपका तो आना जाना है ही सूरत में, तो आपको मुंबई रख लो। अब यानी लड़ाई करवाएंगे डच और इंग्लैंड की। इंग्लैंड पहले पुर्तगाल को हरा चुका, इंग्लैंड ताकतवर है नो डाउट, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। डच वालों के साथ भी ये लड़े और इनकी लड़ाई हुई, एक लास्ट बड़ी लड़ाई जिसके बाद ये दोनों लगभग खत्म बराबर हो गए। उसका नाम था बेदरा की लड़ाई। तो बेदरा के युद्ध में बेदर कर दिए, भगा दिए डच, और डच जो थे फिर वो लगभग चले गए और यहाँ पे अकेला हीरो कौन बन गया, इंग्लैंड। तो देखो इंग्लैंड ने सबसे पहले आए हुए को भी स्वाली के युद्ध में हराया, फिर इनको हराया बेदरा के युद्ध में, और अब इंडिया में ताकतवर कौन है, इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड अभी राजा नहीं है। इंग्लैंड को पता है कि इंडिया में चलती जहांगीर की, यहाँ पानी के ऊपर बेशक हम लड़ लिए पर इस जमीन पे जहांगीर की चलती है, इसलिए इंग्लैंड एकदम से तुम्हारे यहाँ पे कौन आएगा, हाँ ये आएंगे 1616 बीच में, ये सोचो 12-15 के बीच में ये भी आ गए। डेनमार्क यहाँ आया। डेनमार्क अभी भी अपने यूरोप में आजाद हुआ था, पहले इस पे किसी का कब्जा था, तो इसने देखा ये इंडिया बड़ा अमीर सा देश है, सब यहीं जाते हैं मैं भी जाता हूँ, मुझे भी कुछ फायदा मिलेगा। यहाँ आके देखा यहाँ तो पहली मारकाट मची हुई है, पुर्तगाली लड़ रहे हैं, डच लड़ रहे हैं, अंग्रेज लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा यहाँ क्यों खून खराबे में बीच में टांग अड़ाना, वैसे भी हम अभी आजाद हुए हैं, पहले शांति के इलाके में जाएंगे, क्यों मारकाट में घुसेंगे। 2-4 इन्होंने बस्तियां सी बनाई थी इंडिया में। इन्होंने देखा सबसे ताकतवर ये हैं, इनको बोले यार तुम रख लो ये बस्तियां, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो पहले बहुत मारकाट है, कुछ पैसा देते हो दे दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो इसने कहा भाई ठीक है थोड़ा बहुत पैसा पकड़ो और चलते बनो। यानी इनकी प्रॉपर्टी भी किसके पास आ गई अब, इंग्लैंड। इंग्लैंड देखो कैसे हावी हो रहा है। अब इंग्लैंड के बहुत बाद, ये तो 1600 में बन गई ना, इनके काफी दिनों बाद 1664 में 1664 में फ्रांस में कंपनी बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सरकार की है वो, ये है प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी का टारगेट प्रॉफिट कमाना ज्यादा होता है, सरकार का या प्राइवेट का। तो सोचो कि ये तो मेहनत कर रहे होंगे, वो मेहनत नहीं कर रहे उतनी। फिर भी स्टार्टिंग में जब फ्रेंच आए ना, तो फ्रेंच ने देखा भाई इंडिया बहुत बढ़िया सोने की चिड़िया है, और फ्रांस और इंग्लैंड कभी से दुश्मन थे दोनों आपस में, मैं ज्यादा आगे बढ़ूं मैं ज्यादा आगे बढ़ूं। तो फ्रांसीसियों ने भरपूर कोशिश की, और फ्रांसीसियों के पास एक बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था जिसका नाम था डुप्ले। ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये उन्होंने गवर्नर बनाया अपना कि चल तू संभाल, गवर्नर कि जा तू संभाल इंडिया को। ये बड़ा इंटेलिजेंट था। इसने देखा भाई इंडिया पे 5 में से कौन है, 5 पीडी ईडीएफ, इनमें से सिर्फ इंग्लैंड है जो कि ताकतवर है, हमें इंग्लैंड के साथ युद्ध करना पड़ेगा तब बात बनेगी। यानी फ्रेंच और इंग्लैंड आपस में लड़ेंगे। अब फ्रांस को कमजोर मत मानो, फ्रांस बहुत ताकतवर देश है, इंटेलिजेंट देश है। ये इंग्लैंड मान लो, ये फ्रांस मान लो, इनके बीच में पानी है बस, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो यूके, ये पूरी पट्टी यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इनको कौन से पानी की ये अलग करती है, इंग्लिश चैनल। ये दोनों देश बराबरी के हैं, दोनों के पास पैसा है, खूब ताकत है। अब इन दोनों का कंपटीशन इंडिया में होना है, तो इंडिया में खूब ये बढ़िया लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया एक तरह से इनकी आपस की इज्जत की बात है, मैं इस पे हावी हुआ या मैं इस पे, दोनों के लिए कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बेइज्जती वाली बात है। तो दोनों लड़ेंगे। इस लड़ाई में ये 3 लड़ाइयां लड़ेंगे, जिसके बाद फाइनली ये हो जाएगा कि भैया इंडिया पे तो इंग्लैंड का ही राज चलेगा। ये 3 लड़ाई लड़ेंगे। और देखो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम अपना साइड में खड़े, कौन कौन लड़ रहा है इस देश के लिए, हमने कुछ नहीं किया भैया, ठीक है लड़ो मरो, हम साइड में खड़े हैं। इस टाइम पे ये दोनों जो लड़ेंगे ना, ये लड़ेंगे भी तुम्हारे ही नाम पे। उसको हिस्ट्री में नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। देखो कितनी अजीब बात है, हम आगे ना पीछे नाम बदनाम हमारा कर रखा है। कौन से युद्ध कर रखे हैं, कर्नाटक, कर्नाटिक वॉर्स लिख देते हैं इसको, 9th 10th में आती है सारी। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48, दोनों लड़े, इंग्लैंड और फ्रांस। यहां भी लड़े और यूरोप में भी लड़े, क्योंकि इनकी तो आदत खराब है, तो जगह जगह लड़ते हैं, हमारा नाम लेके, और कहीं कहीं लड़ रहे हैं, कहीं अमेरिका में लड़ रहे हैं, कहीं यूरोप में, कहीं हमारे देश के नाम पे। इस युद्ध में एक तरफ इंग्लैंड है और एक तरफ फ्रांस। इन दोनों की लड़ाई झगड़े फिर बंद कर दिए इन्होंने, एक संधि की, और उस संधि का नाम है ऑक्स ला शापेल। अजीब सा नाम लगेगा तुम्हें, विदेश का है, ऑक्स ला शापेल, ये संधि है। इस संधि में कह दिया ठीक है दोबारा नहीं लड़ेंगे, पर ये बाज नहीं आने, इनकी आदत खराब है, अगले साल फिर लड़ेंगे, दूसरा युद्ध करेंगे 1749 में, और ये चलेगा 54 तक। दोबारा लड़े 1749 में। इस युद्ध में अब देखो कई साल लड़े ये, 49 से 54, खूब लड़ते हमारा नाम फिर बदनाम किया कि कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा इस बार कर्नाटक के आसपास की बेल्ट में राजाओं के लिए थोड़ा सा लड़े, हमें, मैं इस राजा को बनाऊंगा मुखिया, मैं इसको, झूठ मूठ में दिखा के एक्टिंग सी लड़ते रहे, और इसको बंद किया पेरिस, पेरिस नहीं पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि की हमारे यहाँ, फिर लड़ाई निपटा दी। लेकिन फिर ये तीसरी बार फिर आपस में भिड़े, 1756 से स्टार्ट हुए और 63 तक चले। कितने साल हुए ये, 7। इसे हिस्ट्री में कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल चला। और इस युद्ध से फाइनली पता चल गया हम सबको कि इंडिया पे राज करेंगे इंग्लैंड वाले, क्योंकि इसके बीच में एक लड़ाई लड़ेंगे, ये बड़ी भयानक, 1760 में, जिस लड़ाई में इसका नाम रखा जाएगा वांडी वाश। वॉश होता है धोना, ये जगह का नाम है वैसे। वांडी वाश में ऐसा वॉश किया इन अंग्रेजों ने इन बेचारे फ्रांसीसियों का कि ये गायब ही कर दिए, इनको कह दिया सारा हिस्सा छीन लिया, और बाद में फिर थोड़ी दया दिखा के बोले ठीक है कोई नहीं, तुम हमारे पड़ोसी हो, वहां थोड़ा सा हिस्सा रख लो पौंडीचेरी का, पर इससे आगे अगर एक भी कदम बढ़ाया तो फिर भगा देंगे यहाँ से। तो ये बेचारे कहां तक सिमट के रह गए, पौंडीचेरी आके बैठ गया, और अब इनको कह दिया कि तुम कहां पे बैठे रहो, पौंडीचेरी। और इस तरीके से फाइनली आपके देश में सबको समझ में आ गया कि भैया ये पीडीईडीएफ में से बस एक का राज चलेगा इस देश पे, इंग्लैंड का। ये कहानी है इन 5 की, आ गई समझ में। ये 3 युद्ध लड़ेंगे और इन तीनों को ये 3 तरीके से शांत करेंगे। पहले का नाम क्या है संधि का, ऑक्स ला शापेल, दूसरी का क्या है, पौंडीचेरी, और तीसरी का नाम है पेरिस की संधि। ऐसे ये याद नहीं होंगी, इनको याद करते हैं आ पा पे से,
आ पे। आ मतलब ऑक्सला शापेल, पा मतलब पौंडीचेरी और पे मतलब पेरिस की संधि। तो ये 3 संधियां करेंगे और फिर फाइनल हो जाएगा आपके देश में कि आपके देश में वांडी वाश के युद्ध से ये कंफर्म हुआ कि फ्रेंच जो गवर्नर है उसकी नहीं चलेगी। और इंडिया पे कौन राज करेगा? इंग्लैंड। और लास्ट तक आप तो एक्सप्लॉइट होता रहा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इन पांचों में पी डी ई डी एफ ये लास्ट तक बने रहे आपके यहाँ 1961 तक। लेकिन ये इतने समझदार थे, ये सामने नहीं आए। इन्होंने कहा यार चुपचाप आंख मूंद के जितने दिन व्यापार कर सकते हो व्यापार करते रहो चुपचाप, और चुपचाप एक एरिया में पड़े रहो, ज्यादा उछलोगे कूदोगे तो भगा देंगे। कौन सा एरिया इन्होंने अपना बना के रखा? गोवा। और देखो अंग्रेज चले गए, उसके बाद गए हैं। तो सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए कौन लोग थे? ये पुर्तगाली। डच तो स्टार्टिंग में बेदरा से बेदर हो गए थे। इंग्लैंड वालों ने आपका देश कब आजाद किया? 1947। ये भी शुरू में बेच के चले गए थे। फ्रेंच वाले भी बाद में गए हैं 54 में। इनके पास कौन सा इलाका था आपका? पुदुचेरी का। ये भी आपने 54 में लेके, भाई तुम क्यों बैठे हो? जब वो चले गए तुम्हें अलग से कोई वो देंगे कि यहाँ से जाओ, तुम भी यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तब ये कब गए? 1954। ये जाने को तैयार ही नहीं थे, इनको तो मारपीट के भगाना पड़ा 1961 में। तो 3 इलाकों में, ये तो पूरे इंडिया में, ये मेन पौंडीचेरी में और ये मेन गोवा और दमन दीव, ये छोटे मोटे से आइलैंड है ना, इन पे राज करते रहे। तो इस तरीके से आपका देश लंबे टाइम तक इनके चंगुल में फंसा रहा। इन सबकी शुरुआत किसने की थी? कब की थी? समुद्री मार्ग खोज के कहां पहुंचा था इसका आदमी? कालीकट के तट पे। जमोरिन राजा ने ऐसा स्वागत किया कि यहीं आके बैठ गए, फिर गए नहीं। और कब से आपके देश में 1498 से लगा लो 1950, ये 61, इतने साल इन लोगों ने मिलकर भारत को खूब लूटा, कभी व्यापार के नाम पे, और अंग्रेजों ने तो फिर जितना हो सकता था उतना एक्सप्लॉइट किया। आपके देश का क्या सोना, जैसे शुरू में हमें ये था कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपका देश जो इतना गरीब है ना, इसका बड़ा कारण ये है कि सब कुछ लूट के कितने 100 साल, कोई 1 साल 2 साल लूटे तो चल जाए। इन्होंने देखो कब से स्टार्ट किया था कामकाज। और इस बीच में ऐसा मत मानना कि यही थे। इस बीच में कभी ईरान के लोग आके तुम्हें इंडिया को लूट जाते थे। नाम तुमने सुना होगा 1739 में किसने अटैक किया था? नादिर शाह। पता है तुम्हें? ईरान से आया था नादिर शाह, और इसने देखा इंडिया में कोई राज ही नहीं कर रहा, ये भी विदेशी
सब लूट रहे हैं तुम्हें, मैं क्यों पीछे रहूं। इसके देश में सर्दियां आई और इनके यहाँ गेहूं नहीं पैदा होता था। ये अफगानिस्तान ईरान की बेल्ट का राजा था, ईरान मेन कहें तो। इसने देखा भैया सर्दियां आएंगी, भूखे मरेंगे, तो चलो एक चक्कर इंडिया का काट लाते हैं। इनका यही काम था। इंडिया आया, इंडिया में दिल्ली तक गया पूरा। इसने हरियाणा राजस्थान से घुसा था, ये पाकिस्तान की बेल्ट से, तब तो पाकिस्तान इंडिया था। और हरियाणा में जब ये आया तो नादिर शाह का नाम सुनते ही लोग भाग गए। इसने खूब यहाँ मंदिर वंदिर लूटे, घर वर खूब अनाज भरा। दिल्ली गया, दिल्ली में राजा था, वो इतना नालायक राजा था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसने कुछ नहीं किया, उसके महल में घुस के लाल किले में जो सोने और इसके काम थे ना दीवारों पे, सब अवतार से कारीगर लाते थे अपने साथ कि भाई जाके वहां उनमें से ठोक ठोक के और वो सारे हीरे और जवाहरात निकालने हैं। ये लूट ऐसी नहीं थी कि एक घंटे में लूटा, आके यहाँ डेरा डालते थे। जिसको लूटना है ना उसके बाहर डेरा डालेंगे, फिर अगले दिन जाके उसके महल में कारीगरों को ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, चलो भाई निकालो सारा इसके कीमती पत्थर। वो कारीगर ठक 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 छेनी हथौड़ा लेके सारे पत्थर निकालेगा, फिर बोरों में भरेंगे। ऐसी लूट होती थी पहले। 20 दिन तक पड़े रहेंगे, महीने पड़े रहेंगे, ऐसे कर करके ये उस जमाने में 20 करोड़ रुपए का सामान ले गया था नादिर शाह। तो सोचो ये लोग तो एक्स्ट्रा, इनको तो आपने गिना ही नहीं, आपने तो बस ये गिनती है। कौन लोग? ईडीएफ। तो सोचो ऐसे ऐसे लोग भी तो आके कितने, आपने गजनवी का नाम नहीं लिया, गौरी का नाम नहीं लिया, ये भी तो लूटते थे। इनको तो हमने गिना ही नहीं, इनको हम छोटे मानते थे कि इनका भी क्या जिक्र करना। ये सालों साल लूटते रहे। इन लोगों ने भारत को कंगाल कर दिया। और जो आज भारत गरीब है ना, उसका कारण ध्यान न देना है अपने देश पे। अगर बिल्कुल ध्यान देते ना शुरू से, तो आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के सबसे अमीर देशों में हम होते। क्योंकि जब हम खोजे गए तभी अमेरिका भी खोजा गया था। अमेरिका कब खोजा गया? 1492 और हम 1498। इस अमेरिका से भी ना ब्रिटेन बड़ा चालाक देश है, इसने अमेरिका से भी खूब खाया, खूब पैसा उनसे भी खाया। उनके यहाँ भी इसने 13 बस्तियां बनाई थी, लेकिन वो इंटेलिजेंट थे, वो जल्दी समझ गए कि हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। और अमेरिका जो आपसे सिर्फ 6 साल पहले खोजा गया, आज अमेरिका देखो कहां है, हम कहां रह गए। कारण अमेरिका ने 1773 में इस बात को अपोज किया कि ऐसे कैसे तुम हमारे देश का पैसा खा रहे हो। और इन्होंने इनको चैलेंज किया था, इनकी बोस्टन टी पार्टी बना दी, इनकी चाय को पानी में डुबो दिया था, जहाज को भरे हुए को। और कुछ सालों के अंदर 1774 के बाद 76 में ये अपने आप को पूरी तरह से आजाद करवा चुके थे। अगर हम अपने आप को देखें तो हमने पहली कोशिश 1757 में की थी, प्लासी के युद्ध में, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गद्दार लोग थे इंडिया में। 1764 में आप जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए। फिर 1857 में हमने कितनी बड़ी क्रांति की, जिसका रिजल्ट भी तो जीरो ही आया। और लास्ट में जाके आपने कुछ नहीं किया। कहीं आप सोचते हमने आजादी हासिल की है, ये तो अंग्रेज आपका देश छोड़ने पे मजबूर हुए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वॉर ने ताकत खत्म कर दी थी अंग्रेजों की। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता ना, तो कोई चरखा आजादी नहीं दिला सकता था आपको। ये झूठी बात है कि आपने आजादी, हाँ हमने कोशिश की, नो डाउट, लेकिन आपकी आजादी आपकी हिम्मत और मेहनत से नहीं आई है, क्योंकि आपने कोई ऐसी क्रांति की नहीं थी उस टाइम पे। आपने आंदोलन पहले जरूर चलाए, लेकिन ये आजादी का लॉजिक पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की कमजोरी है, ना कि आपकी लड़ाई के कारण। ठीक है, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ना, कल से अपने मॉडर्न इंडिया को बुक से पढ़ेंगे। इसको जैसे एंशिएंट इंडिया को नए वाले मत सोचो कि हुआ है, पुराने वालों का एक प्लेटफॉर्म बन गया। जब तुम ओल्ड में जाओगे ना, तब उसकी एक एक लाइन, एक एक चैप्टर समझ में आएगा, अभी सिर्फ एक बेस बन गया, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे इसके बाद।